तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। उसका क्या आउटलुक दिखता है, क्या कुछ फिजिकल कंसिडरेशंस हैं गोल्ड और सिल्वर में, उनको जानेंगे। ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल सप्लाई सिल्वर की क्या है, गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर आज चांदी 300 या 320 रुपए के भाव पे बिक रही है तो आगे का क्या आउटलुक नजर आता है, उस पर चर्चा करेंगे। इस पे भी चर्चा करेंगे कि जब एमसीएक्स या फिजिकल चांदी 320 330 रुपए बिक रही थी पिछले 3-4 दिनों में, तो क्यों ईटीएफ के दाम 280 रुपए तक पहुंच गए थे। फिजिकल सिल्वर में और ईटीएफ वाले सिल्वर में क्या फर्क है, उसके बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप, वी विल स्टार्ट आवर सेशन एट 11:30। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप हमारे पिछले सप्ताह के वेबिनार के ऊपर देता हूं कि हमने क्या डिस्कस किया था। पिछले सप्ताह हमने डिस्कस की थी ग्लोबली निवेश करना क्यों जरूरी है, और आज के समय में जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के साथ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत आवश्यक है। इसमें सबसे पहला और अहम मुद्दा है ग्लोबली भारतीय शेयर बाजार ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिर्फ 4% है। मतलब 96% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन इज आउटसाइड इंडिया। उसमें से सबसे बड़ी बाजार, सबसे बड़ा शेयर मार्केट जो है, दैट इज ऑफ यूएस। क्यों हमें भारत से बाहर निवेश करना चाहिए, इसके दो मेजर पहलू हैं। पहला पहलू है भारतीय बाजार आने वाले समय 2026 में, आने वाले 9-10 महीने में अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला। जी हाँ, आप मुझे बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपने इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपने 2025 में 5 या 6 या 7% रिटर्न ही कमाया है, तो मैं आपको सही कह रहा हूँ, आने वाले 9-10-12 महीने में आपका पोर्टफोलियो रिटर्न नहीं कमाएगा। तो इसका मतलब क्या, आपको पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये कि अगर बाजार सस्ता हो रहा है तो आपको और खरीदना चाहिए। क्यों? क्यों बाजार सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है, क्यों तेजी नजर नहीं आ रही है? इसके कुछ मुख्य कारण है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में बहुत स्पेसिफिक हेडलाइंस पब्लिश हुई है पिछले 3 से 6 महीनों में। इंडियन आईटी सेक्टर ने कुल मिलाकर सिर्फ 17 लोगों को हायर किया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को निकाल दिया गया है। सैलरी बढ़ने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं एंड एआई इम्प्लीमेंटेशन के साथ जॉब लॉसेस और होने की संभावना है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने घर बनाने के लिए लोन लिया था। हम लोगों ने जो आज 40 के हैं, हमने गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया। और आज जो नई जनरेशन आ रही है वो कॉन्सर्ट के टिकट्स, महंगी घड़ियां, मोबाइल फोन, लैपटॉप, फॉरेन टूर के लिए लोन ले रही है। इस तरीके के लोन जब आप लेते हो तो उनको हम एसेट बिल्डिंग लोन्स नहीं कहते, उनको हम कंजम्पशन लोन कहते हैं। उनसे एसेट नहीं बिल्ड होते। आज के दिन हाउस होल्ड लोन इंडिया में लगभग 43% ऑफ जीडीपी है, और उस लोन का लगभग 55% हिस्सा इज रिटेल लोन, नॉन एसेट बिल्डिंग लोन। जी हाँ, जिन लोगों की आने वाले समय में तनख्वाह नहीं बढ़ने वाली है, उन्हीं लोगों ने कंजम्पशन के लिए, कॉन्सर्ट की टिकट के लिए, फॉरेन ट्रैवल के लिए ये लोन लिए थे। अब इन दोनों पहलुओं को अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में आपको मंदी के आसार बिल्कुल साफ और स्पष्ट नजर आते हैं। आइए देखते हैं, जब हमारा इंडियन बाजार स्लो हो रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है। आज के दिन आमतौर पर हम सुबह उठ करके सबसे पहले जब अपना मोबाइल फोन देखते हैं, ये एक इम्पोर्टेड आर्टिकल है। हम जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेड है। हमारी गाड़ियों में जो चिप्स लग रहे हैं, ज्यादातर पार्ट्स जो लग रहे हैं, वो इम्पोर्टेड है। मैं जिस मेज पर बैठकर ये वेबिनार कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेड है। मैंने जो जूते पहने हैं वो इम्पोर्टेड है। शाम को आप जो पानी पीते हो उसके लिए जो वाटर फिल्टर के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो इम्पोर्टेड है। बच्चों के जो टॉयज हम ले रहे हैं वो इम्पोर्टेड है। सेमीकंडक्टर्स, एआई लेड, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, सोलर पैनल्स, ईवीज, बैटरीज एंड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें जो हम लोग आमतौर पर एक दिन में यूज करते हैं, इम्पोर्टेड है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में नेटफ्लिक्स, गूगल क्लाउड और फेसबुक, मेटा, व्हाट्सएप,
लिंक्डइन, ये सारी सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं ये इम्पोर्टेड है। आपका और मेरे लैपटॉप पे चलने वाला माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल के सिस्टम्स इम्पोर्टेड है। अगर आप थक चुके हो इम्पोर्टेड सुन करके, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आज से कुछ साल पहले तक भारत जो विदेश को सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा था, आज हम सर्विस सेक्टर में नेट इंपोर्टर बन चुके हैं। और मजे की बात यह है, इस इंपोर्ट्स में हमारी भागीदारी नहीं है। भारत से फॉरेन में निवेश होने वाली जो धनराशि है वो बहुत कम है। हम आज भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है हमारे बाजार में निवेश करने के लिए। अब समय आ गया है जब हम खुद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बने और विदेशी बाजार में निवेश करें। उसके लिए गिफ्ट सिटी का एक नया तरीका सरकार ने लॉन्च किया है। गिफ्ट सिटी के जरिए इसके पहले तक, पिछले साल तक आप मिनिमम 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ की राशि होने से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब आप महज $5,000 से गिफ्ट सिटी के जरिए विदेशी बाजार, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस, इन सारे बाजार में यहां से निवेश कर सकते हो। कंप्लायंसेस आपको नहीं मैनेज करनी, शेड्यूल एफए की रिपोर्टिंग आपको मैनेज नहीं करनी, टैक्सेस भी आपको मैनेज नहीं करने, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी आपको नहीं करना। फंड मैनेजर नियुक्त किए गए हैं जो हमारे लिए ये काम करेंगे। विदेशी बाजार में, फॉरेन मार्केट्स में निवेश करने के आज के दिन 5 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। पहला तरीका है डायरेक्टली किसी फॉरेन ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोल करके उसके जरिए आप निवेश कर सकते हो। इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में जब आप एक फॉरेन ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हो, कंप्लायंसेस, टैक्सेस, इन सब चीजों की आपको जानकारी खुद होनी चाहिए या आपके सीए को होनी चाहिए। और जिस शेयर्स में आपको परचेज करना है, ताइवान को कौन सी कंपनी का शेयर लोगे, यूएस के कौन से स्मॉल कैप कंपनी का शेयर खरीदोगे, नीदरलैंड्स की कौन सी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर्स के लिए चिप्स बनाती है, डेनमार्क की कौन सी कंपनी है जो डायबिटिक्स के लिए मेडिसिन बनाती है, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी कंपनी है जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट करती है, चाइना की कौन सी कंपनी है या साउथ कोरिया की कौन सी कंपनी है जो सबसे ज्यादा विश्व में मेमोरी चिप्स बनाती है, इनकी जानकारी आपको खुद लेनी पड़ेगी और फिर आप निवेश कर सकते हो। लेकिन यह है पहला तरीका निवेश करने का। दूसरा तरीका है लोकल म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप विदेशी बाजार में निवेश कर सकते हो। पर आज के दिन ये जो मेथड है पूरा पूरा बंद हो चुका है। बहुत थोड़ी सी लिमिट रह गई है, म्यूचुअल फंड्स 2,000-5,000 रुपए से निवेश इसमें करने को दे रहे हैं, विच इज इनसिग्निफिकेंट। तीसरा और सबसे अहम तरीका है निवेश करने का, गिफ्ट सिटी के फंड ऑफ फंड्स के जरिए आप ग्लोबल मार्केट्स में निवेश कर सकते हो। ऐसा करने से आप महज $5,000 से शुरू करके विदेशी बाजार में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। कंप्लायंसेस, टैक्सेस, शेड्यूल एफए की रिपोर्टिंग आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, फंड मैनेजर खुद रखेगा। इसके अलावा गिफ्ट सिटी के पीएमएस और एआईएफ्स के जरिए भी आप निवेश कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में मिनिमम निवेश की जो राशि है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ से रुपए से शुरू होती है। तो आज के दिन रिटेल निवेशक के लिए विदेशी बाजार में निवेश करने का सबसे साधारण तरीका है गिफ्ट सिटी फंड ऑफ फंड, जिसमें आप $5,000 से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। इसके भी 3-4 तरीके हैं, आइए इस और 2 मिनट में आपको वो ब्रीफ कर देता हूँ। गिफ्ट सिटी के जरिए विदेशी बाजार में निवेश करने के 3-4 बड़े फंड्स हैं। डीएसपी का एक फंड है, आयोनिक का है, पराग पारिक का है और एडलवाइस का एक फंड है। एडलवाइस का जो फंड है वो सिर्फ चाइना के बाजार में निवेश करता है। आयोनिक और पराग पारिक के जो फंड्स हैं ये सिर्फ यूएस के बाजार में या यूएस की आईटी कंपनियों में निवेश करते हैं। इन दोनों में निवेश करने से आपका पोर्टफोलियो किसी एक ज्योग्राफी में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। अगर आपको एक ही म्यूचुअल फंड के जरिए पूरे विदेशी बाजार में साउथ कोरिया, चाइना, जापान, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस सारे बाजार में निवेश करना है, तो डीएसपी का एक फंड है जिनमें हमने काफी एक्सपोजर लिया है। और इस फंड के जरिए, एक म्यूचुअल फंड के जरिए $5,000 से आप इसमें निवेश कर सकते हो।
हमने निवेश करने की स्ट्रैटेजी भी आप लोगों से पिछले दिन शेयर की थी कि अगर आप विदेशी बाजार में निवेश कर रहे हो तो एक बार लमसम $5,000 डालने से रिटर्न नहीं बनेगा। जब हम इंडियन इक्विटीज में म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करते हैं तो हम एसआईपी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा हर महीने डालते हैं ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ हम कम दाम पे ज्यादा यूनिट्स खरीदें और ज्यादा दाम पे कम यूनिट्स खरीदें। विदेशी बाजार में भी यही तरीका मुनाफा दिलाएगा। कैसे? आप $5,000 शुरू करके हर महीने की 1 तारीख को $1,000 से टॉपअप करें। ऐसा करने से 12 से 15 महीने में करीब करीब आप 15 से 20 लाख रुपए निवेश कर चुके होंगे। इसके दो फायदे होंगे। आइए देखते हैं। जब हम फायदे की बात करते हैं तो हम समझते हैं क्या होता है। पिछले साल साउथ कोरिया के बाजार ने 78% रिटर्न दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। पिछले साल साउथ कोरिया के बाजार ने 78% रिटर्न दिया। पिछले साल वियतनाम की एक कंपनी ने लगभग 90% रिटर्न दिया। जी हाँ, आप सही कह रहे हो। और अगर आपने पिछले साल इनमें से किसी में भी निवेश किया होता तो आप 80 से 90% रिटर्न कमाते। प्लस एक और अभी खत्म नहीं हुआ। 90% रिटर्न के बाद पिछले साल हमारा रुपया 5% डेप्रिशिएट हुआ। जब रुपया 5% डेप्रिशिएट हुआ तो आपने विदेशी बाजार में डॉलर में निवेश करके 5% एक्स्ट्रा कमाया। तो जिन्होंने ये किया उन्होंने पिछले 1 साल में अपने पैसे को डबल कर लिया। क्या ऐसा हम कर पाए? हाँ, हम कर पाए। ज्यादातर क्लाइंट्स जो हमारे साथ 2020-21 से जुड़े हैं, सबके पोर्टफोलियो में नैस्डैक का फंड है। और आज के दिन सबका नैस्डैक का इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो चुका है। और उसमें रुपए का डेप्रिसिएशन और नैस्डैक की तेजी दोनों सम्मिलित है। ये सही समय है विदेशी बाजार में जब रेगुलेटर ने हमें परमिशन दी है। हम कम रुपए से लगभग $5,000 से बिना कंप्लायंसेस की झकझक किए, बिना किसी टैक्सेस की चिंता किए निवेश कर सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए। ये मुद्दा था हमारे पिछले वेबिनार का। आइए आज के वेबिनार को शुरू करते हैं और लेट्स स्टार्ट विथ गोल्ड एंड सिल्वर। जब हम गोल्ड और सिल्वर के लिए बात करेंगे, इसके पहले मैं आपसे शेयर कर देता हूं, अगले शनिवार 31 जनवरी सुबह 11:30 बजे हम वेबिनार कर रहे हैं ऑन बजट 2026। बजट 2026 में क्या क्या चेंजेस आने से वाले हैं और उनमें हमारे लिए निवेशकों के लिए क्या चीजें हैं जो हमारी जानने के लायक है। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, नई टैक्स रेजिम, पुरानी टैक्स रेजिम, एनपीएस और ईपीएफ में क्या चेंजेस हुए, जीएसटी का बदलाव सरकार ने क्यों किया, इनकम टैक्स में और रिलीफ आने की संभावना है या नहीं है, और उसके हिसाब से कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं। अगले शनिवार 31 जनवरी सुबह 11:30 बजे। जुड़ने के लिए वही नियम है, वही तरीका है। इस क्यूआर कोड के जरिए आप रजिस्टर कर सकते हो। आइए आज का हमारा चर्चा शुरू करते हैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो हमें ग्लोबल डेट, यूएस की पॉलिसीज, जियो पॉलिटिकल कंसर्न, सब चीजों के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। आप अगर चाहेंगे तो इस वेबिनार को 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये गुत्थी नहीं सुलझेगी। इसलिए हम कोशिश करेंगे 40 मिनट के अंदर नट शेल में आपको आपके सामने तथ्य रख सकें, फैक्ट रख सकें, क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और इसका क्या रिजल्ट है। मैं जियो पॉलिटिक्स पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा और सीधे सीधे आता हूं गोल्ड की हिस्ट्री के ऊपर। जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है ये आपको और मुझे सबको पता है। मिस्टर प्रेसिडेंट क्या करना चाहते हैं ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। कभी वेनेजुएला, कभी ईरान, कभी ग्रीनलैंड, कभी कनाडा। चीजें दिन प्रतिदिन बदलाव ले रही है, कहीं थमने का नाम नहीं ले रही है। कल कुछ और बयान आया था, आज कुछ और बयान आया है। ये सारी चीजों को हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के नाम से एक बार डिनोट करते हैं। ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनके ऊपर
दिमाग लगा करके अगर हम शोध करने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं गोल्ड की हिस्ट्री, और आइए समझते हैं गोल्ड के प्राइजेस को, और जानते हैं गोल्ड की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी क्या हो सकती है। 1971 प्रेसिडेंट निक्सन के आने से पहले गोल्ड फिक्स्ड वैल्यू पर $35 पर आउंस की रेट से ट्रेड होता था। गोल्ड में साधारण ट्रेडिंग गैर कानूनी थी। यूएस सिटीजन्स को गोल्ड में होल्डिंग करना मना था, लेकिन 1971 में उसके पहले तक हर डॉलर के बदले में उतने वैल्यू का गोल्ड वॉल्ट में रखा जाता था, तब करेंसी इशू की जाती है। आज के दिन सिर्फ डॉलर एकमात्र 1971 के बाद से प्रेसिडेंट निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया, और इस डिस्कनेक्शन के बाद गोल्ड मार्केट में फ्री फ्लो प्राइस डिटर्मिनेशन ट्रेजेक्टरी पर आ गया, और यूएस की गवर्नमेंट बिना गोल्ड की बैकिंग किए ट्रेजरीज और सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इशू कर सकते थे। इसका फलस्वरूप ये हुआ कि आज के दिन सिर्फ बाकी इकोनॉमीज के अलावा सिर्फ यूएस की सरकार जब चाहे अपनी इकोनॉमी को बेल आउट करने के लिए जितनी मर्जी करेंसी या यूएस डॉलर्स छाप सकती है। इन सब चीजों के बाद गोल्ड एक अहम मुद्दा रह गया। आज के दिन गोल्ड कंजप्शन में कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बट गोल्ड हैज इट्स ओन वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स रिजर्व नेचर ऑफ करेंसी। जब जियोपॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 2 गुना से ज्यादा हो गया है, जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स डॉलर कम खरीद रहे हैं या डॉलर डोमिनेटेड बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को बेच रहे हैं और सोना इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विश्व की फाइनेंशियल स्थिति चरमरा रही है। विश्व में जियोपॉलिटिकल साइलेंस या जियोपॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है। जब जियोपॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, तब हम वापस से गोल्ड स्टैंडर्ड पर जाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा लगातार होते आया है? जी हाँ। आप देखें, ये पिछले 25-26 साल का गोल्ड का चार्ट है, और आप देखेंगे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जब लेमन ब्रदर्स और बाकी बड़े विदेशी बैंक कोलैप्स हुए, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, तब सोने का भाव बढ़ा। क्योंकि जब विश्व में अनसर्टेनिटी होती है तो हमें लगता है कि कल के दिन विश्व नहीं बचेगा, यूएस की सुपर पावर नहीं बचेगी, तो हम गोल्ड इकट्ठा करते हैं। हम यानी पूरे विश्व की जनता, पूरे विश्व के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड इकट्ठा करते हैं। 2014 के बाद जब रिकवरी शुरू हुई, तो 2014 से लेकर के लगभग 2019 कोविड के आने तक विश्व में शांति थी, और गोल्ड का प्राइस बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं हुआ। उस समय अगर आपको कोई कहता सोने में निवेश करने के लिए, तो कोई निवेश नहीं करता। जी हाँ, साधारण तौर पर निवेशक ऐसे ही होते हैं, जिस चीज में तेजी आ चुकी होती है हम उसी के पीछे भागते हैं। वी शूट द हेयर वेयर इट वॉज। हम खरगोश को वहां मारने की कोशिश करते हैं जहां वो कुछ क्षण पहले था, आज वो नहीं है। आज सोना बढ़ चुका है, चांदी बढ़ चुकी है, आज निवेश करना इतना मुनासिब नहीं होगा। उसके बाद फिर 2019-20 कोविड की त्रासदी, सोना फिर बढ़ा। 21-22 लगभग शांति थी। 2022-21 के मध्य के आसपास या अंत के आसपास वापस रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ। इजराइल पैलेस्टाइन और गाजा स्ट्रिप वाले इश्यूज शुरू हुए, यमन के इश्यूज शुरू हुए, और चाइना में ओवर हीटिंग की समस्या शुरू हो रही थी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ, एंड उसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट ने ग्लोबल टैरिफ वॉर शुरू कर दिया। इस तरीके की ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच वापस से वही हुआ जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय हुआ था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय सोना लगभग, जो उसके पहले लगभग $200-300 पर आउंस पे ट्रेड करता था, वो सीधा $200 पर आउंस से $1700 पर आउंस लगभग 5 गुना हो गया। जी हाँ, आपको लग रहा है कि खाली इसी बार सोना बढ़ा है? नहीं, ऐसा नहीं, पहले भी ऐसा हुआ। जो सोना लगभग
200, 250, $300 पर आउंस पर ट्रेड करता था। वो सोना बढ़कर, अगर हम रुपए में बात करें, तो उस समय सोना करीब 20,000 रुपए पर 10 ग्राम का भाव था। 20,000 रुपए के भाव से ये भाव लगभग लगभग 60,000 रुपए पर गया, 3 गुना हो गया था भाव। इस बार भी लगभग ऐसा ही हुआ। जो सोना 60,000 रुपए, 70,000 रुपए के भाव में अवेलेबल था 2020, 21, 22, लगभग 23, 24 के आसपास, वही आज 1.5 लाख पर पहुंच गया है। तो ये हुआ है पहले भी। अभी भी ये 3 गुना नहीं हुआ है। 3 गुना होता है तो भाव लगभग 180 के आसपास, 1,80,000 के आसपास पहुंचते हैं। तो दिस इज नॉट अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज एब्सोल्युटली, हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट। ये चीजें हो रही है। तो आगे क्या आउटलुक है? आगे आउटलुक ये है, जब तक विश्व में शांति नहीं होती, ये चीजें कंटिन्यू होती। इस तरीके की चीजों की वजह से ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। जब तक विश्व में ये अशांति बनी रहेगी, तब तक सोना नीचे नहीं आ सकता। बिकॉज एज वी सी ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वी ट्राई टू ग्रैब मोर ऑफ गोल्ड। आइए देखते हैं आगे क्या दिखता है इसमें। दिस दिस इज द सेंट्रल बैंक डिमांड ऑफ गोल्ड। आप देखोगे कोविड के पहले तक सेंट्रल बैंक्स लगभग 400 या 500 टन एवरेज गोल्ड की परचेज करते थे हर साल। कोविड के बाद ये परचेज सेंट्रल बैंक्स की एवरेज 750 या 800 टन प्रति वर्ष हो गई है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में करीब 70 टन सोना खरीदा था। 2025 में रिजर्व बैंक ने ज्यादा सोना नहीं खरीदा, लेकिन अगर आप एवरेज करेंगे तो ग्लोबली सारे देशों के सेंट्रल बैंक्स ने करीब 800 टन सोना हर साल खरीदा। और चौंकाने वाली एक चीज दिखाता हूं आपको, आप देख करके हैरान हो जाओगे। ये ग्लोबल रिजर्व्स हैं गोल्ड के। दिस इज द ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ गोल्ड एज ऑफ टुडे। आप और मैं, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि जर्मनी एक ऐसा देश है जहां की जीडीपी काफी समय से 0% से ग्रो कर रही है। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां की जीडीपी 0% से ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी जर्मनी होल्ड्स द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी टर्म्स। क्वांटिटी के टर्म्स में जर्मनी के पास करीब 3,300 टन सोना है। अगर इस लिस्ट को ऊपर से नीचे तक देखें तो भारत 8वें स्थान पर आता है। लगभग 876 टन सोना हमारे रिजर्व्स में है। ये देख करके आपको खुशी होगी कि इस पूरी लिस्ट में लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी का सिर्फ एक देश है, जो है इंडिया, जिसके पास करीब 800 टन सोना है। यूएस के पास 8,000 टन सोना है। पर इस मैट्रिक्स को सिर्फ ऐसे देखने से काम नहीं बनेगा, इसको देखने का एक और नजरिया है। आइए देखते हैं इसको देखने का एक और नजरिया क्या है। यह है gold.org, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, और इसके जरिए आप देख सकते हो कौन से सेंट्रल बैंक के पास कितना सोना है। एक और चीज, एक और चीज, गोल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ रिजर्व करेंसी। अभी तक हमने देखा फिजिकल गोल्ड किसके पास सबसे ज्यादा है, और हमने ऑब्जर्व किया फिजिकल गोल्ड के केस में यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडिया, इनके पास सबसे ज्यादा सोना है। और इसे देख करके आपको कुछ सांत्वना मिली कि इंडिया के पास बहुत सारा सोना है। लेकिन इसी मैट्रिक्स को एक और तरीके से देखते हैं। ये लाइव डेटा है और आप देख रहे हो परसेंटेज ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स। मैं इस आखिरी कॉलम की ओर फोकस कर रहा हूं और आप ध्यान से देखेंगे जर्मनी के 80%, आखिरी कॉलम में सेकंड फिगर जिसके आगे ये रेडियो बटन चमक रहा है, आप देखेंगे जर्मनी का 80% रिजर्व्स गोल्ड के फॉर्मेट में है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स, दिस इज समथिंग फैंटास्टिक। अब ये जान करके आप ये जानना चाहोगे कि भारत के पास जो करीब 800-900 टन सोना है, वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का कितना परसेंटेज है। तो आइए देखते हैं, लिस्ट में नीचे चलते हैं, बहुत नीचे चलते हैं, नीचे नहीं बहुत नीचे। इंडिया के गोल्ड रिजर्व्स हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, फॉरेक्स रिजर्व्स के टोटल सिर्फ 15% है।
बाकी 85% रिजर्व्स हमारे पास डॉलर के फॉर्मेट में है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। आगे बढ़ते हैं। I hope this has given you a broad understanding where do we stand, where do Germany stand, and where does China stand. चाइना के पास करीब 2200 2300 टन सोना है। और अगर इस लिस्ट में हम देखते हैं चाइना का नाम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स के हिसाब से, तो यू विल फाइंड चाइना इवन लोअर देन इंडिया। जी हाँ, चाइना के गोल्ड रिजर्व्स उसके टोटल फॉरेन रिजर्व्स के मुकाबले सिर्फ 7.6% है। ये जानकर शायद आपको थोड़ी सांत्वना अब मिली होगी कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड इज अप्रोक्सीमेटली 15%, बट फॉर चाइना इट इज ओनली 7.6%। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ग्लोबल डिमांड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। और किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का दाम उसकी डिमांड और सप्लाई से तय होता है। आप देख रहे हैं ऑन एन एवरेज, ज्यादा मैं आपको डेटा के अंदर नहीं लेके जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश करता हूं। ऑन एन एवरेज आज के दिन करीब करीब 1200-1300 टन सोना का डिमांड है साल में। सब चीज को मिला के, ज्वेलरी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल बैंक, सब मिलाकर के करीब 1200-1300 टन सोने की डिमांड है। ये फिगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है। टन में, क्वांटिटी में 1200-1300 टन के आसपास की डिमांड है। डॉलर के वैल्यू में करीब 3500 मिलियन डॉलर्स पर आउंस के हिसाब से इसका ये प्राइस है आज का दिन। तो अभी के लिए प्राइस को इग्नोर करते हैं, डिमांड देखते हैं। सालाना डिमांड, सॉरी क्वार्टरली डिमांड जो है गोल्ड की, वो करीब 1200-1300 टन के आसपास है। अगर 1200-1300 टन की डिमांड है तो इसमें तीन बड़े हिस्से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है ज्वेलरी और फैब्रिकेशन। सोने की डिमांड का लगभग 30% से ज्यादा हिस्सा या 40% से ज्यादा हिस्सा इस ज्वेलरी एंड फैब्रिकेशन, और लगभग उतना ही हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का, और बाकी हिस्सा है सेंट्रल बैंक का। आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी वाला कलर है वो कहीं बीच में छिप गया है। सो सोने की टेक्नोलॉजी में जो कंजम्पशन है दैट इज वेरी वेरी लो, कुड बी अराउंड 100 टन्स और समथिंग लाइक दैट। अब ये थी डिमांड, लगभग 1200-1300 टन के आसपास की क्वार्टरली डिमांड है। आइए देखते हैं सप्लाई। ये है ग्लोबल गोल्ड का प्रोडक्शन पिछले क्वार्टर में, जहां 1200-1300 टन की डिमांड थी, सप्लाई 1250 टन है। तो डिमांड और सप्लाई लगभग लगभग बराबर है। तो जो प्राइस बड़े हैं, जो दाम बड़े हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, दैट इज जियो पोलिटिकल कंसर्न। देखिए, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोने के दाम बढ़ने के पीछे क्या मेजर रीजन है। क्या सोने की सप्लाई कम हुई? नहीं। क्या सोने की खपत बढ़ी? नहीं। तो क्यों दाम बढ़े? सिर्फ जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से। तो अगली बार जब आप देखते हो अखबार में या सीएनएन पर या इकोनॉमिस्ट में कोई न्यूज कि फलाना देश ने दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किया, या यूएस के प्रेसिडेंट ने ग्रीनलैंड पर या कनाडा पर ये बयान दिया, या रशिया और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बंद हो गया या नया एग्रीमेंट शुरू हो गया, या यूरोप ने इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को 2026 और 28 के लिए मना कर दिया है, तो आप समझ रहे हो कि ये जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स का सीधा सीधा इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइजेस पर पड़ेगा। अब आपने ये जान लिया कि गोल्ड के प्राइजेस डिमांड सप्लाई से इम्पैक्ट नहीं होने वाले, इट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय जियोपॉलिटिकल कंसर्न। अब आपका सवाल आएगा, तो आपको क्या करना चाहिए? आमतौर पर जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में 5 से 15% के बीच गोल्ड और सिल्वर की एलोकेशन रखते हैं। आमतौर पर गोल्ड की एलोकेशन सिल्वर के मुकाबले ज्यादा होती है। ऑन एन एवरेज 60% मनी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एलोकेशन गोज टू गोल्ड। तो लगभग आपके पोर्टफोलियो में 5 से 8% गोल्ड हर समय होना चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स, कोविड, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब बोल के बता करके नहीं आते, ये सडनली होता है। ये सडनली होता है।
दिस हैपन सडनली। पहले टर्म में मिस्टर प्रेसिडेंट ने इस तरीके के कोई बर्ताव नहीं दिखाए, लेकिन दूसरे टर्म में अब वो रुक नहीं रहे हैं। तो दिस वाज टोटली अनप्रेसिडेंटेड विच हैज हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ विच गोल्ड प्राइस हैव गॉन अप। सो द निष्कर्ष जो इस बात का निकलता है, आपके पोर्टफोलियो में 5% से 10% सोना हर समय होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए की एसआईपी करते हो तो उसमें 5 से 10 हजार की एसआईपी गोल्ड में करें। अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए का है या 10 करोड़ रुपए का है तो 10 करोड़ के पोर्टफोलियो में 50 लाख रुपया मिनिमम आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आज दाम बढ़ रहे हैं तो आप जा करके 50 लाख रुपए का सोना एक साथ खरीद लो। इट हैज टू बी 5% ऑफ पोर्टफोलियो। आमतौर पर अगर शेयर बाजार 3 साल में या 5 साल में रिटर्न जनरेट करता है तो प्रीशियस मेटल्स 8 साल में, हर 8 साल में, हिस्ट्री कहती है हर 8 साल में एक बार रिटर्न जनरेट करते हैं। और हमने देखा किस तरीके से 2012 से लेकर के 2019 तक लगभग 6-7 साल गोल्ड ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया, लेकिन 2019-20 में यकायक सोना दोगुना हो गया। सो दिस हैपेंस ऑन एन एवरेज इन 7-8 years। अगर अब वापस विश्व में शांति आती है 2026 में, तो उसके बाद फिर से इस तरीके का जियोपॉलिटिकल कंसर्न 6-7 या 8 साल बाद शायद देखने को मिलेगा, and then again gold will price. So if you maintain 5% allocation, that is good. That was the discussion on gold. अगर आपके कुछ सवाल हैं गोल्ड पर तो we can take at this moment, otherwise we'll go to discussion on silver। और सिल्वर का डिस्कशन और ज्यादा पेचीदा होने वाला है। मुद्दे वही रहेंगे, जियोपॉलिटिकल कंसर्न या डिमांड सप्लाई कंसर्न। गोल्ड में हमने देखा डिमांड सप्लाई का कंसर्न नहीं है, ओनली जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो जब हम न्यूज देख रहे हैं उसके हिसाब से हम उस पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें एक 5% एलोकेशन गोल्ड में हर समय मेंटेन करके चलना चाहिए। If you have any questions on gold and silver, you can raise your hand, you can put it in chat box, we will try to solve that. Or otherwise, if you do not have any other question, we can go to the next section. I will get married later in this year. What should I buy? Gold now or wait? नैनिका किशोर का सवाल है कि मेरी शादी इस साल होने वाली है, क्या मुझे गोल्ड अभी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? इस सवाल का मैं आपको सामान्य तरीके से जवाब दूंगा। जब आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो नैनिका जी, क्या आप उस गोल्ड को 2 साल में या 5 साल में बेचने वाले हो? नहीं बेचने वाले हो। आइए फिर से मैं आपके, ये सवाल बहुत साधारण है, ज्यादातर लोगों का ये सवाल होता है, तो मैं इसका निवेश के पर्सपेक्टिव से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब हम गोल्ड में या सिल्वर में निवेश कर रहे हैं तो हम एक समय के लिए 2-4 साल के लिए निवेश नहीं करते। एक और थ्योरी है जो इनके सवाल से मैं एक्सप्लेन करूंगा, एलियट वेव थ्योरी। एलियट वेव थ्योरी ये कहती है कि कुछ ऐसे एसेट्स जिनके दाम या तो बढ़ते हैं या स्टेबल हो जाते हैं, ऐसे दो एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी और गोल्ड। कोविड के समय में प्रॉपर्टी नहीं बिकी, नोएडा को घोस्ट सिटी का नाम दिया गया था, लेकिन क्या प्रॉपर्टी के दाम गिरे? नहीं गिरे। 2019 से लेकर के 2024 तक प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़े, लेकिन क्या लोगों ने प्रॉपर्टी बेची? नहीं बेची। अचानक 2024 के बाद तेजी आई, दाम सीधे डबल हो गए। गोल्ड में भी एलियट वेव थ्योरी काम करती है। अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो, आमतौर पर शादियों में दिया जाने वाला सोना जिसके साथ हमारी इमोशनल कनेक्शंस होती हैं, उसे हम बेचते नहीं हैं, सदियों तक नहीं बेचते हैं। जब आप इसे बेचने वाले नहीं हो तो आपके दिमाग में शिकन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप शादी में लगने वाला सोना चाहे तो आज खरीद ले, चाहे 1 साल बाद खरीद ले, उसकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बढ़नी ही है, घटनी नहीं है। एलियट वेव थ्योरी के पर्सपेक्टिव से हो सकता है आज अगर सोना 100, आज का भाव मुझे मैंने देखा नहीं है, बट आज का भाव शुड बी 127 रुपए चल रहा है, लगभग 1,27,000 रुपये 10 ग्राम का भाव। तो हो सकता है 1,27,000 से घट के ये 1,20,000 हो जाए या 1,10,000 हो जाए, बट आप 1 किलो सोना नहीं खरीदने वाले हो।
तो आपके नेट इम्पैक्ट बहुत कम होने वाला है, लॉन्ग टर्म में इसका दाम बढ़ने ही वाला है। फिजिकल गोल्ड की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड सबसे आसान तरीका है सोने में वन टाइम की जगह पे रेगुलर हर महीने निवेश करने का। ये बात तय है कि जो तेजी हमने सोने में देखी है आज के दिन, उस तेजी के हिसाब से आगे थोड़ी बहुत प्राइस करेक्शन मुमकिन है। 2012 में जब सोने का भाव लगभग 60,000 चला गया था, उसके बाद जब भाव टूटे तो वापस 40,000 के भाव भी आए थे, 40,000 का रेट भी आया था। आज जब सोना 125 या 130 या 140 के भाव पे चल रहा है, मैंने एमसीएक्स का भाव नहीं देखा, ईटीएफ का भाव बता रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें भी 10-15% करेक्शन आ सकती है। जब आप ईटीएफ या डिजिटल फॉर्मेट में खरीद रहे हो तो आपको एक बार में लमसम खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे स्टैगर करके 12 से 15 महीने में खरीदें। थोड़ी बहुत करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। आपका सवाल है शैल आई वेट फॉर करेक्शन? नहीं, आई कैनॉट से यू टू वेट फॉर करेक्शन, यू कैन बाई इट इन स्टैगर्ड, 12 से 15 महीने में स्टैगर करके खरीदे, क्योंकि फिलहाल सोने का दाम नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है। जब तक कि मिस्टर प्रेसिडेंट शांत नहीं हो जाते तब तक सोना नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बार वो शांत होंगे तो थोड़ा करेक्शन आने के चांसेस हैं। क्या ये प्रेडिक्ट करना मेरी कैपेसिटी के अंदर है? डेफिनेटली नॉट। आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन टू प्रेडिक्ट दैट, नोबडी इज द करेक्ट पर्सन टू प्रेडिक्ट दैट। आई होप यू गॉट माई माई व्यू पॉइंट। ये है सोने की ट्रेजेक्ट्री, और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ट्रेजेक्ट्री आपको देखकर हैरानी होगी। आज का भाव जो सोने का लगभग 125-126 का है, उनका एस्टिमेट is a wide band. It's not a one directional estimate. The estimation is कि सोने के भाव ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। I think you will not be able to decide based on this factor. It's very clear, अगर आपको सोना निवेश के लिए लेना है डिजिटल फॉर्मेट में, 12 से 15 महीने में हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें। अगर आपको सोना शादी के लिए लेना है, जो कि आप स्टैगर्ड मोड में पीस मील में धीरे धीरे नहीं ले सकते हो, तो आपको उसको एक बार में जहां जैसे लेने की जरूरत है आप वो ले, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि उस सोने को आप लंबी समय तक रखने वाले हो। तो दाम अगर बीच में थोड़े बहुत टूटे भी, विद इन 6 to 7 years वो रिस्टोर होकर के आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देगा। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। Our discussion on silver, which is going to be even more interesting. Whether to start ETF gold now or wait. कातिवरन जी पूछ रहे हैं whether to start now or wait. सेम सवाल, सेम जवाब। आपके पोर्टफोलियो में 5% गोल्ड होना चाहिए, और अगर अभी तक नहीं है तो अभी से लेकर के अगले 12 महीने में 5% एलोकेशन तैयार कीजिए। हर महीने पोर्टफोलियो का आधा परसेंट लेते रहिए। इट इज एडवाइजेबल टू टेक गोल्ड लोन एंड बाई गोल्ड फॉर मैरिज। ये सवाल इस सेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है कि गोल्ड लोन लेकर के शादी के लिए आप गोल्ड लोन लेना चाहते हो या नहीं। अभी हम गोल्ड और सिल्वर पे चर्चा कर रहे हैं। गोल्ड लोन आप कभी भी ले सकते हो, क्योंकि जो भी गोल्ड आप लेते हो वो गोल्ड हाइपोथिकेट करके उसकी लगभग 80-90% की वैल्यू आ जाती है। एक और कॉमन सी बात मेरे ध्यान में, इट्स अ फन फैक्ट, आपको जानकर के हैरानी होगी, आपके लॉकर में जो सोना है वो गारंटीड या इंश्योर्ड नहीं है। आपके लॉकर में जो सोना है वो गारंटीड या इंश्योर्ड नहीं है। तो आपके लॉकर का रेंट अगर कुछ रुपए है, तो लॉकर के रेंट का 200 गुना तक का ही इंश्योरेंस बैंक देती है उसमें। तो आप क्या कर सकते हो, आप लॉकर में रखे सोने को इंश्योर कर सकते हो किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे हम होम इंश्योरेंस वगैरह खरीदते हैं वो खरीद सकते हैं। लेकिन अपने सोने को इंश्योर करने का जो लॉकर में रखा है, एक और तरीका है। एक और तरीका है, आप सोना बैंक को दे करके उसके बदले में ओवरड्राफ्ट ले लीजिए। आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप सोना बैंक को दे करके उसके बदले में बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मुहैया करा लीजिए। आपने 1 करोड़ का सोना बैंक को दिया, उसके बदले में बैंक आपको 90 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देगा। आपको फैसिलिटी 90 लाख रुपए की मिली है,
आपको फैसिलिटी 90 लाख की मिली है, लेकिन आपको ब्याज उतने पैसे पे ही देना है जितना पैसा आप यूज करोगे। आपने 90 लाख का लोन लिया, सोना अब बैंक के पास वॉल्ट में है, सोने की जिम्मेदारी बैंक की है। 90 लाख के लोन में से आप 2 लाख रुपए कंज्यूम कर लीजिए, आपको ब्याज सिर्फ 2 लाख पे देना पड़ेगा, और आपका सोना बिना इंश्योरेंस के बैंक के वॉल्ट में सुरक्षित रहेगा। सोने की जिम्मेदारी पूरी बैंक की होगी। दिस इज अ चीट शीट हाउ टू सिक्योर योर गोल्ड विच यू आर नॉट यूजिंग फॉर ज्वेलरी या कंजम्पशन पर्पस। जो सोना लॉकर में ही पड़ा है, उसको आप इस तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जरिए सिक्योर कर सकते हो, अपनी लायबिलिटी बैंक के सर पे ट्रांसफर करके इंश्योरेंस से कम पैसे में अपने सोने को सिक्योर कर सकते हो। आई होप दिस वाज रिलेटिवली इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने के बाद अब हम आज की चांदी के डिस्कशन को करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर इलैबोरेटिव। आइए देखते हैं चांदी के क्या है। ये डेटा शीट में आपको शेयर करने वाला हूँ, चीट शीट। इसमें सिल्वर के प्रोडक्शंस को लेकर के हमने कुछ इंफोग्राफिक्स, सिल्वर के जो नए नए इस्तेमाल हो रहे हैं सोलर सेल्स वगैरह में, उनके ऊपर बहुत डिटेल्ड ये कुछ हमने इंफोग्राफिक्स कलेक्ट किए हैं। ये हमने खुद नहीं बनाए हैं, हमने इंटरनेट पर सर्च करके या चैट जीपीटी या एआई मॉडल्स के जरिए इनको बनाने की कोशिश की है। तो आप इनका बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। दिस इज द प्राइस ट्रेंड ऑफ सिल्वर। और आप देखोगे, जो आपने सोने की चार्ट देखी थी और जो सिल्वर की चार्ट देख रहे हो, दोनों में बहुत हद तक समानता है। 2008 के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के समय सोना बढ़ा, चांदी बढ़ा, बढ़ के लगभग 60,000 रुपए किलो तक आ गया। फिर करेक्शन हुई तो 60,000 से घट के लगभग 40,000 45,000 रुपए चांदी का भाव आ गया था। उसके बाद फिर कोविड के दौरान 40-45 से भाव बढ़ के लगभग 60-70 हजार तक पहुंचा, फिर शांति रही, और आज के दिन चांदी सोने से ज्यादा अप्रिशिएट करके लगभग 3 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। अब ट्रेजेक्टरी देखनी है कि इसमें डिमांड सप्लाई का क्या गैप है और जियो पॉलिटिक्स का कितना रोल है। आइए देखते हैं। यह है चांदी की डिमांड सप्लाई। मैंने नीचे एक लाइन को हाईलाइट किया है, सबसे नीचे बॉटम से सेकंड लाइन में आप देखोगे, ये हर साल की चांदी की अकाउंट बैलेंस है कि कितना चांदी माइंस के थ्रू प्रोड्यूस किया गया और कितनी चांदी की खपत हुई। आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 2021 के बाद से चांदी की डिमांड में देयर इज अ नेगेटिविटी। डिमांड में नेगेटिव मतलब सप्लाई में नेगेटिविटी है, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ऑन एन एवरेज 1,000 मिलियन आउंस की एनुअल सप्लाई है, और ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 मिलियन आउंस की डिमांड है। तो लगभग 150 से 200 मिलियन आउंस की हर साल की चांदी की डेफिसिट है। सोने में ऐसा नहीं था। सोने की लगभग जितनी खपत हो रही थी उतनी प्रोडक्शन हो रही थी। सोने की इंडस्ट्रियल डिमांड कुछ नहीं थी। सोने की ज्यादातर डिमांड निवेश, इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंक से थी। चांदी की डिमांड इंडस्ट्रीज में है। आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे इंडस्ट्रीज के जो सेगमेंट है, आप इसमें देखेंगे इंडस्ट्रियल डिमांड जो चांदी की है, उसमें इलेक्ट्रिकल्स में डिमांड है, फोटोवोल्टिक्स में डिमांड है, एलॉयज और सोल्डर्स में डिमांड है, फोटोग्राफी में डिमांड है। ये चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड है। और आप डिमांड में एक बहुत अजीब सा ट्रेंड देखेंगे। अब तक हमने, मैं आपसे फिर से रिकैप करता हूँ, ऑन एन एवरेज चांदी में 150 से 200 मिलियन आउंस का डेफिसिट है हर साल। जितनी चांदी प्रोड्यूस होती है उससे ज्यादा की खपत है। अब आइए देखते हैं खपत ज्यादा कौन से सेगमेंट में है। आप ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 2016 में चांदी की डिमांड करीब 300 मिलियन आउंस थी, एंड उस साल चांदी की टोटल डिमांड करीब 1,000 मिलियन आउंस थी। तो लगभग almost like say 30% of the demand is from electronics. This was 30%. आप देखेंगे इस साल चांदी की टोटल खपत करीब 1200 के आसपास है, और उस खपत में से 465 मिलियन आउंस इज इन इलेक्ट्रिकल्स। तो जो चांदी की खपत इलेक्ट्रॉनिक्स में होती थी अराउंड 30%, वो आज बढ़ गए लगभग
वन थर्ड हो गई है। जी हाँ, इट इज क्लोज टू 35-36%। तो चांदी की डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा बढ़ी। दूसरी, फोटोवोल्टिक्स में आप देखेंगे, फोटोवोल्टिक्स वाज 80 मिलियन आउंस, मतलब लगभग टोटल डिमांड का सिर्फ 10% था। आज के दिन फोटोवोल्टिक्स फोटोवोल्टिक्स को हम साधारण तरीके से सोलर पैनल्स कह सकते हैं। आज के दिन चांदी की डिमांड का लगभग लगभग 20% इज इनटू फोटोवोल्टिक्स। तो जो सेक्टर लगभग टोटल डिमांड का 8 या 9% था, आज वो टोटल डिमांड का 20% है। सोलर पैनल्स बनाने में लगने वाली चांदी सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रही है। बैटरीज में लगने वाली चांदी सबसे ज्यादा कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके और मेरे मोबाइल फोन लैपटॉप्स में जो सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, उनकी सोल्डरिंग में जो चांदी लगती है वो ज्यादा हो गई है। सो चांदी की नेट डिमांड बढ़ रही है एंड देयर इज अ डेफिसिट इन दिस केस। और आज के दिन हर एक के पास कम से कम एक या दो लैपटॉप, एक या दो मोबाइल फोन, टेलीविजन। और एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम जैसे जैसे जा रहे हैं, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक कार्स का जैसे जैसे यूज बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो चांदी में एक मेजर फैक्टर जो हम देख रहे हैं वो है डिमांड नॉट मैचिंग द सप्लाई। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और आगे देखते हैं। इंडियन फिजिकल इन्वेस्टमेंट और चांदी के बड़े प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे आप देख करके एक चीज हैरान होगी। हमने सोशल मीडिया पर बहुत देखा कि चाइना चांदी इकट्ठा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चाइना चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है माइंस के जरिए। चाइना चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहा है। आप देखेंगे, मेक्सिको के बाद चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर। और आपको आने वाली स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगा कि चाइना सिर्फ चांदी का प्रोड्यूसर भी नहीं रहा है, चाइना चांदी का नेट एक्सपोर्टर भी रहा है। और चाइना के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी भागीदारी इंडिया की रही है। ये है हांगकांग के बुलियन एक्सपोर्ट्स। आप देखेंगे, चाइना ने ऑन एन एवरेज जो 80 मिलियन आउंस हर क्वार्टर के आसपास चाइना जो सिल्वर एक्सपोर्ट करता था, आज के दिन चाइना लगभग सिर्फ 30 से 40 मिलियन आउंस ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना ने चांदी विदेशी बाजार से खरीद ली है, चाइना ने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है। नेचुरली अगर उन्हें ज्यादा अच्छी बैटरीज बनानी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने हैं, सोलर पैनल्स बनाने हैं, तो उन्हें ज्यादा चांदी की आवश्यकता होगी, जिसके ऊपर विश्व का एनर्जी ट्रांसमिशन निर्भर करता है। तो ये जाहिर सी बात है, दे विल प्रोबेबली ट्राई टू सिक्योर देयर सप्लाई एंड एक्सपोर्ट लेस। इसके साथ साथ इंडिया में भी सिल्वर की ईटीएफ की डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑन एन एवरेज पिछले साल में हमने करीब करीब, अगर मिलियन आउंस में बात करें, तो 90 मिलियन आउंस चांदी में निवेश किया। 90 मिलियन आउंस। तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन सिल्वर इन्वेस्टमेंट। और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी कैटेगरी है सिल्वर वेयर्स। आपके और मेरे घर में, मंदिरों में, खाने पीने के बर्तनों में चांदी के ग्लास, चांदी के बर्तन, चांदी की कलसी, चांदी के, ये सब चीजें बहुत आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जब हर घर में आपको किलो, 2 किलो, 10 किलो चांदी मिल जाएगी, तो आप अगर ऑन एन एवरेज अंदाजा लगाएं, 30 करोड़ भारतवासी जो इनकम टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, द टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर will be absolutely mind boggling. With this is the physical investment category for China, for silver। और आप देख के हैरान होगे, इंडिया फिजिकल इन्वेस्टमेंट, सिल्वर के फिजिकल इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा ऊपर है। इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर आफ्टर यूएस। चाइना इज नॉट द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इन्वेस्टमेंट। चाइना जहां पे ऑन एन एवरेज 5 मिलियन आउंस इन्वेस्टमेंट में यूज करता है, इंडिया लगभग 60 मिलियन आउंस
सिल्वर के इन्वेस्टमेंट में हर साल खपत करता है। और ऑन एन एवरेज आप देखोगे 2015 से ये फिगर लगभग, अगर आप एवरेज करोगे तो यही फिगर रही है। कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा कम की वेरिएशन आपको एक आध साल में दिखेगी। कोविड के दौरान सिर्फ हमने 9 मिलियन इन्वेस्ट किया था। 2015 में तेजी के समय हमने 110 मिलियन इन्वेस्ट किया था। 2025 का डेटा आएगा तो भी हम यही देखेंगे, क्योंकि 2015 में भारतीय बाजार रिकवर किए थे तो हमने सबसे ज्यादा चांदी में निवेश किया था। उस समय भी चांदी का भाव तेज था तो हमने ज्यादा चांदी खरीदी। आज भी चांदी का भाव तेज है। अगर यहाँ पे 2025 का डेटा आएगा तो आप देखेंगे भारतीय निवेशकों ने चांदी में सबसे ज्यादा निवेश किया है। सो ये एक और फैक्टर है विच इज द इन्वेस्टमेंट डिमांड फॉर सिल्वर। पीछे हमने देखा चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड जो कि चाइना से आ रही है प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ ईवी, फोटोवोल्टिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स में। एंड अभी हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड इंडिया से ड्राइव हो रही है चांदी की। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें फ्यूचर बता रहे हैं, जो हमने देखा आज के दिन चांदी की खपत। हमने यहाँ पे नोटिस किया था कि चांदी की खपत इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में करीब 670 मिलियन आउंस है। खाली इस फिगर को 2 मिनट के लिए याद रखें। आज के दिन चांदी की खपत करीब 670 मिलियन आउंस है। फ्यूचर प्रोजेक्शन बताती है चांदी की खपत मिलियन आउंस में करीब 700 मिलियन आउंस 2025-2026 के आंकड़े बताते हैं। ऑन एन एवरेज सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड विल गो अबव 700 टू मिलियन 800 मिलियन आउंस इन टर्म्स ऑफ फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशंस, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फोटोवोल्टिक्स में आप देखोगे सिर्फ इस चार्ट पे आप फोकस करोगे, फोटोवोल्टिक्स में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 500 मिलियन आउंस का कंजम्पशन। अभी हमने पीछे चार्ट में देखा टोटल कंजम्पशन 700 था, फोटोवोल्टिक्स का कंजम्पशन सिर्फ 200 था। इस फोटोवोल्टिक्स के कंजम्पशन की फ्यूचर डिमांड 500 मिलियन आउंस एस्टिमेट की जा रही है। खाली आप इन फिगर्स को जोड़ेंगे तो आने वाले 3 साल में चांदी की डिमांड चांदी की डिमांड कम से कम 300 से 400 मिलियन आउंस बढ़ने वाली है। आज के दिन चांदी में ग्लोबली डेफिसिट इज अराउंड 200 मिलियन आउंस। ये डेफिसिट करीब 300 से 400 मिलियन आउंस होने वाला है। ये फिगर्स हमें बता रहे हैं कि चांदी में आगे भी तेजी है। ये फिगर्स हमें बता रहे हैं कि चांदी का फ्यूचर ब्राइट है। ये फिगर्स हमें पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी बता रहे हैं। Let us look at the negative side of the story. Let us look at the negative side of the story. किसी भी तथ्य को जानने के लिए उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों को जानना जरूरी है। हिस्टोरिकली गोल्ड सिल्वर रेशियो, पिछले 5 साल का गोल्ड सिल्वर रेशियो आप देखोगे तो नीचे 40 पर 80, मतलब गोल्ड सिल्वर का रेशियो बिटवीन 40 टू 80 रहा है। मतलब चांदी ऑन एन एवरेज सोने के मुकाबले 80% सस्ती रही है। मतलब चांदी का भाव सोने से मुकाबले लगभग 10-15% ही रहा है। आज के दिन चांदी सोने के लगभग ऑलमोस्ट 45% पर पहुंच गई है। इसी रेशियो को अगर हम 5 साल से बढ़ा करके 20 साल का देखेंगे, यू विल सी चांदी जो ऑन एन एवरेज सोने के मुकाबले जनरली आप बात करेंगे ज्वेलर्स वगैरह से तो वो कहेंगे कि चांदी और सोने में 10% का रेशियो चलता है। मतलब अगर सोने का भाव 100 है तो चांदी का भाव 10 रुपया होता था। 10% इज द वैल्यू ऑफ सिल्वर वर्सेस गोल्ड। आज के दिन सिल्वर इज ऑलमोस्ट मोर देन 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड। क्या ये वैल्यू सस्टेन करेगी? नहीं कर सकती। क्या ये वैल्यू इस तरीके से सस्टेन करेगी जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ? क्या वो अब हो सकता है? साउंड्स डिफिकल्ट। अभी 2 मिनट पहले हम देख रहे थे चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज के दिन डेफिसिट 200 मिलियन के आसपास है, 200 मिलियन आउंस के आसपास। आने वाले समय में सिर्फ फोटोवोल्टिक्स को हम जोड़े तो डेफिसिट 400 से 500 मिलियन आउंस होता दिख रहा है। आज के दिन टोटल प्रोडक्शन इज ओनली 1000 मिलियन आउंस। दैट इंक्लूड्स द प्रोडक्शन फ्रॉम हिंदुस्तान जिंक। तो सिक्के के दोनों पहलू को अगर हम जोड़ते हैं, गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें बताता है
कि चांदी यहाँ से अगर 10% के रेशियो पे जाती है तो आज का 300 रुपए का भाव 150 रुपए हो सकता है। डिमांड सप्लाई बताती है डेफिसिट इज लाइकली टू कंटिन्यू, और डिमांड को यहाँ पर इग्नोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक और चीज मैं आपसे शेयर करूंगा यहाँ पे, ऑन एन एवरेज जो नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रही हैं उनमें एक बैटरी पैकेज में करीब 1 केजी चांदी लगता है। आप सही सुन रहे हैं, एक बैटरी पैकेज में 1 किलो चांदी लगता है ऑन एन एवरेज। हर गाड़ी की बैटरी में 250 से 300 ग्राम चांदी लगता है ऑन एन एवरेज। हर लैपटॉप में 20 से 25 ग्राम, मोबाइल फोन में 15 ग्राम, टीवी में 5 ग्राम चांदी लगता है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके और मेरे हर घर में है। अगर चांदी 3 लाख रुपए हो गई तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिसकी बैटरी में 1 किलो चांदी लगी है उसका दाम सीधे सीधे 3 लाख रुपए बढ़ जाएगा। क्या ऐसे में आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदोगे? साधारण सी बात है, नहीं। तो क्या ये विश्व जो एनर्जी रिवॉल्यूशन, कार्बन कंजम्पशन को कम करने की बात कर रहा है, क्या वो हो पाएगा? सीम्स इम्पॉसिबल। आज के दिन तेल के दाम, यहाँ पर हम चांदी को तेल से कंज्यूम करें क्योंकि चांदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लग रही है जो बैटरी पर चलती हैं, बाकी गाड़ियां तेल पर चलती है, जिसका भाव $90 पर MMBTU से घटकर आज $66। तेल का दाम गिर रहा है, चांदी का भाव बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होंगी, सोलर पैनल्स महंगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होंगे, और डीजल या पेट्रोल वाली कार्स सस्ती होंगी। कुछ भी इसमें सोचने समझने वाली बात नहीं है। दिस साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इतना जरूर है, चांदी का भाव वापस से सोने के 10% पर, यानी 150 रुपए, 1.5 लाख रुपए किलो पर नहीं जाने वाला है। चांदी का भाव विल फाइंड इट सस्टेनेबिलिटी समवेयर बिटवीन लाइक से 150 to 200। आज के टाइम पे इस लेवल पे चांदी जो कि 300 या 330 पर है साउंड्स डिफिकल्ट, क्योंकि उस केस पे चांदी की प्रैक्टिकल यूजेज इंडस्ट्रियल्स में बहुत मुश्किल होगी, सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। सारे प्रोडक्ट्स, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगे होंगे, एंड इफ यू सी अराउंड योरसेल्फ यू आर क्राउडेड विथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आपका मोबाइल फोन, आपकी घड़ी, आपकी गाड़ी, आपके लैपटॉप, आपका अटेंडेंस मैकेनिज्म, आपके वाटर प्यूरिफायर, आपका एयर फिल्टर, आपका घर में जो लगा हुआ है एयर प्यूरिफायर, टीवी, एवरीथिंग uses some or other format of silver in that case। सोल्डरिंग में, ज्यादातर महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग में सिर्फ चांदी ही यूज होती है। सो विथ राइजिंग प्राइस फॉर सिल्वर and also the rising deficit for silver, probably what has happened was very much in line. It has been immediately accentuated with the geopolitics, but it is very difficult to sustain in the very long run. So my estimate would be that silver should correct, but it should still remain above 200, 250 sometime in the longer run. So with this, um, I am done on my discussion on gold and silver. I hope you will have a lot of clarity now. You should have between 3 to 5% allocation in silver in your portfolio, and that should be in the format of ETFs, that should be in the format of mutual funds, and वो आपको stagger करके 10 से 15 महीने में इकट्ठा करना चाहिए. So with this, we are open on questions on silver. If you have any questions on silver in terms of investments, we can take those questions. Or else, I think we have already overshot today's session. It's already 11:15, so we are overshot by like say 7 minutes. Thank you very much for joining in. If you have any questions, I can take now on silver. For the next session, you can register here, which will be on. You can get all of these cheat sheets. ये सब cheat sheets आपको इस presentation में, आज के presentation के बाद जिन्होंने register किया है उनके पास पहुंच जाएगी. To register for the next session, you can scan this QR code and register. We'll see you next week on our discussion on budget 2026, tax wins and portfolio boost. Budget से अपने portfolio को कैसे तैयार करें, क्या expectations हैं, क्या major changes होने वाले हैं, क्या सरकार डिमांड, इन्फ्लेशन, जीएसटी, टैक्सेस में ध्यान देने वाली है, कौन से बड़े सेक्टर्स होंगे जिन पे ध्यान दिया जाएगा,
कंजम्पशन क्या थ्योरी है, इन्फ्लेशन के क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपके पोर्टफोलियो में नई रेजीम अच्छी होगी या पुरानी रेजीम अच्छी होगी, एनपीएस ईपीएफ के चेंजेस की वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा आपके पोर्टफोलियो पर, आपके इन्वेस्टमेंट्स पर, बाजार पर, इनके बारे में चर्चा करेंगे 31 जनवरी सुबह 11:30 बजे ऑन बजट 2026। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक, बाय, टेक केयर।